ग्रोथ ऑफ फंक्शंस एंड एसिम्पटोटिक नोटेशन। देखो, जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं तो एल्गोरिथम का बिहेवियर बताने के लिए हम लोग एसिम्पटोटिक नोटेशंस का यूज करते हैं। ये एसिम्पटोटिक नोटेशंस मैथमेटिक फॉर्म में किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ ग्रोथ कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब ये तो थ्योरी कहानी है, मैं आपको इसके पीछे की फिलॉसफी समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। पहले उसको समझिए, जो बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको। देखो, कोई भी हमारा एल्गोरिथम है, आप एल्गोरिथम कह लीजिएगा या कोई भी प्रोग्राम कह लीजिएगा, हम कैसे बताएंगे कि कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी प्रोग्राम हमारा बेस्ट है? ये हम कैसे बताएंगे? जाहिर सी बात है, आप लोग टाइम से बताएंगे। भाई, कोई प्रोग्राम 1 सेकेंड टाइम ले रहा है, एक दूसरा प्रोग्राम 10 सेकेंड टाइम ले रहा है उसी प्रॉब्लम के लिए, और उसी प्रॉब्लम के लिए कोई तीसरा प्रोग्राम हमारा 5 सेकेंड टाइम ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो 1 सेकेंड ले रहा होगा वो बेस्ट होगा, जो 10 सेकेंड ले रहा होगा वो प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। अब दूसरी चीज एक आती है स्पेस। हम लोग दो चीज एनालिसिस करते हैं बेसिकली, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, टाइम हमारे लिए आज की डेट में हम लोग इस पे ज्यादा जोर देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा मेजर करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। वजह, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास रैम कह लीजिएगा, स्टोरेज कह लीजिएगा, ये बिग इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में 1 GB, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB रैम अवेलेबल है। तो स्पेस पे हम लोग इतना कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग मेनली कंसीडर करते हैं टाइम पर, कि वो कितना टाइम ले रहा है, कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रहा है। तो अब हमने कहा कि कोई प्रोग्राम अगर 1 सेकेंड टाइम ले रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रोग्राम 1 सेकेंड ले रहा है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रोग्राम 10 सेकेंड ले रहा है और एक प्रोग्राम 5 सेकेंड ले रहा है, तो कौन सा वाला प्रोग्राम अच्छा माना जाएगा? जो 1 सेकेंड ले रहा होगा। अब ये हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं बना सकते। कौन सा? सेकेंड वाला। वजह, सपोज करो एक सीपीयू है जो i3 है और उसमें 1 GB रैम यूज हो रही है, और एक हमारे पास i5 है जो कि हमारे i5 प्रोसेसर है, उसमें हमारे पास 4 GB रैम यूज हो रही है। तो जाहिर सी बात है, वही प्रोग्राम जो 1 सेकेंड ले रहा था, सपोज करो 1 GB पे अगर ये 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो अगर हमारे पास 4 GB की रैम यूज हो रही होगी तो उस पर कितना टाइम लेगा? जाहिर सी बात है, कम टाइम लेगा, सपोज करो 0.5 सेकेंड लेगा। अगर यही i7 प्रोसेसर होगा और सपोज करिए 16 GB मैंने रैम लगा दी, तो फिर ये कितना टाइम लेगा? इससे भी कम, सपोज करिएगा 0.0005 सेकेंड लिया इसने, या मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड भी ले सकता है। तो किसी भी प्रोग्राम को किसी मशीन पे रन कराने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसके लिए हम सेकेंड यूनिट तो नहीं बता सकते कि भाई इतने सेकेंड या इतने मिली सेकेंड या इतने नैनो सेकेंड ये प्रोग्राम लेगा। ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ हार्डवेयर चेंज होने पर ये हमारा टाइम जो है ये चेंज होता रहेगा। अब ऐसे तो नहीं बताएंगे कि भाई i3 पे इतना टाइम ले रहा है, i5 पे इतना ले रहा है, i7 पे इतना ले रहा है। तो सिनेरियो चेंज होने पे आपका जो ये टाइम वाला पोर्शन है ये चेंज होता रहता है। तो हम लोग सेकेंड को यूनिट नहीं बना सकते, किसके लिए? कि कोई भी प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है ये स्टैंडर्ड बताने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हमने इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया कि आप जो है नंबर ऑफ स्टेप्स बता दीजिए कि कोई भी प्रोग्राम कितने स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा सी प्रोग्राम लगता हूं यहां पर, मेन 2 नंबर के एडिशन का, a=5, b=3 एंड c=a+b और प्रिंट c। या पूरा लिख देता हूं मैं, printf %d, c। ये एक c का मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखा। इसके साथ मैं एक प्रोग्राम और लिखता हूं 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने का, या 1 to n। तो मैंने एक वेरिएबल लिया i, फॉर लूप चलाई, फॉर i=1, i इज लेस देन n की कोई वैल्यू ले लीजिएगा इंसर्ट करा के, और i++ और मैंने प्रिंट करा लिया printf %d, i। ये दो छोटे से प्रोग्राम मैंने लिखे हुए।
अब देखिए ये कितने स्टेप फॉलो करेगा, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक ही स्टेप्स में इसका आंसर मिल जाएगा, वन टाइम ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए कितने स्टेप चाहिए, वन स्टेप। अब इधर आ जाइए, यहां मैंने 1 से लेके n तक के नंबर प्रिंट कराए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें ये प्रोग्राम कितने टाइम चलेगा, ये लूप हमारी n टाइम्स चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको n स्टेप्स एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे। तो अब कोई भी मशीन हो, कोई भी सीपीयू हो, कोई भी रैम हो, हर जगह इसके लिए एक ही स्टेप चलेगा, हर जगह इसके लिए n स्टेप ही चलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड को प्रोसीजर ना बना के हम नंबर ऑफ स्टेप्स को इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देते हैं कि कोई भी प्रोग्राम कितने स्टेप्स में एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेप बताने के बाद इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या, देखिए जरा। मैंने कहा एक कोई एरे मैंने डाला, उसमें 5 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी है 51, इसकी है 75। अब नॉर्मल सिनेरियो समझिए, मैंने पहले इनपुट दिया कि इसमें आपको सर्च करना है कि फाइंड आउट करिए 10 कहां है। तो प्रोग्राम कितने स्टेप्स में एग्जीक्यूट करा देगा, भाई सर्चिंग यहां से स्टार्ट होगी तो उसको पहला ही एलिमेंट 10 मिल जाएगा, तो एक स्टेप में। यही मैंने कहा कि 75 को सर्च करिए, तो क्या करेगा, ये पहले नहीं मिला, फिर दोबारा सर्च करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। यही मैंने कहा कि 6 को सर्च करिए, तो 1 सर्च में नहीं मिला, सेकेंड सर्च में नहीं मिला, थर्ड सर्च में मिल जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले, 3। तो अभी मैंने आपसे कहा कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स को स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है एल्गोरिथम में, क्या, जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, कि नंबर ऑफ इनपुट पे भी हमारा डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स लगेंगे, स्टेप्स वेरी हो जाते हैं। या ऐसे कह लीजिएगा कि प्रोग्राम जो हम बता रहे हैं उसका स्ट्रक्चर और उसका हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अगर मैं 10 को सर्च करूंगा तो 1 स्टेप लगेगा, अगर मैं 6 को सर्च करूंगा तो 3 स्टेप लगेंगे, अगर 75 को करेंगे तो 5 स्टेप चलेंगे। तो हमारी जो स्टेप्स था ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो है, बट अभी इसमें भी रिफाइनमेंट की जरूरत है कि भाई हमारी प्रॉब्लम के इनपुट के हिसाब से भी चीजें चेंज हो रही हैं। अब इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई इसको आप रिजॉल्व कराने के लिए कि नंबर ऑफ इनपुट या प्रोग्राम के स्ट्रक्चर से भी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई केस बना लो। कैसे केस, कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, 3 केस, कि प्रोग्राम में बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा और एवरेज केस क्या होगा। अब देखो मैं इन केसेस के बारे में आपको बताता हूं। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो मैं भी पढ़ा रहा था वहां पे चलते हैं। तो ये थ्योरी कहानी कि ग्रोथ ऑफ फंक्शंस क्या है। जो मैंने आपको केसेस बताए अभी, वहीं से मैं सीधा लिंक करता हूं। एसिम्पटोटिक नोटेशंस जो हमारे होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, बिग ओ, थीटा, ओमेगा। तो ये ओ है बिग ओ, ये थीटा और ये ओमेगा। 2 और होते हैं, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। तो ये 5 तरीके के एसिम्पटोटिक नोटेशंस हम पूरे एनालिसिस में यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इसकी कहानी देखो, ये देखिए वही नोटेशंस, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस। बाकी दोनों स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा ये रहे नीचे, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। बिग ओ हमारा अपर बाउंड के लिए यूज होता है, अभी जो मैंने बताई थी आपको, और वर्स्ट केस में मतलब मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम। बिग ओ क्या प्रोवाइड करता है, अपर बाउंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ सिस्टम, और ये मैक्सिमम टाइम लेता है। या वर्स्ट केस वाला जो सिनेरियो था उसके लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं। अभी ये मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। जो मैंने 3 केस के नाम लिए थे, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। तो एवरेज केस के लिए हम लोग थीटा नोटेशन यूज करते हैं, बेस्ट केस के लिए हम लोग ओमेगा नोटेशन यूज करते हैं, और वर्स्ट केस के लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन को यूज करते हैं। अब ये 3 केस हैं क्या, इसकी कहानी समझिए। सपोज एक जनरल सा एग्जाम्पल है,
बहुत से आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फ्लैट बनाना है, एक फ्लैट आपको बनवाना है। अब आपने कहा कंस्ट्रक्टर से कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो एग्जैक्ट तो वो भी नहीं बता सकता कि अगर वो कह दे कि 5 लाख लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बनेगा टाइम टू टाइम उसकी जो मटेरियल यूज होता है उसका आपका कॉस्टिंग बढ़ती घटती रहती है ना। तो सपोज करो उसने कहा कि पूरे फ्लैट को बनाने में जी 10 लाख रुपए लगेगा। एक एग्जाम्पल, सपोज करो उसने एग्जैक्ट आपको बता दिया कि 10 लाख रुपए लगेंगे। ठीक, एक केस तो ये हो गया। अगर ये आपको बताता है कि 10 लाख रुपए एग्जैक्ट लगेंगे तो वेल एंड गुड, आप भी फ्री हो गए कि भाई इतने पैसे का इंतजाम कर लो और फ्लैट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन इन जनरल सिनेरियो ऐसा होता नहीं है जब हम रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल, उसने कहा कि सर कुछ भी आप कर लीजिएगा, 15 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। ये इसने क्या किया, मैक्सिमम लिमिट आपको दे दी कि भाई मैक्सिमम 15 लाख लगेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। तो मतलब आप इतने पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा, आपका फ्लैट बनके तैयार हो जाएगा। एक तीसरा सिनेरियो, उसने कहा कि सर 8 लाख तो लगेगा ही मिनिमम, ऊपर का मैं नहीं कह सकता कि इससे ऊपर कितना लगेगा। तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा सिनेरियो हुआ इन तीनों केसेस में? एक बार उसने कहा कि भाई 15 लाख का इंतजाम कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरा सिनेरियो एग्जैक्ट 10 लाख लगेगा। और तीसरा उसने कहा कि मिनिमम 8 लाख लगेगा, आगे ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं कह सकता, उसी टाइम पे बताऊंगा। तो आपको सबसे आसान सा आंसर कौन सा लगेगा जो सबसे फिट आपकी रिक्वायरमेंट को बैठेगा? जाहिर सी बात है ये वाला, कि एग्जैक्ट वाला सबसे बेस्ट है कि भाई एग्जैक्ट बता दिया तो अच्छी बात है, बट ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ना। तो यही है थीटा नोटेशन जो मैं आपसे कह रहा था कि थीटा नोटेशन क्या होता है। एवरेज केस जो बताता है, ये आपका एग्जैक्ट बताता है कि भाई इतने स्टेप्स आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लगेंगे। याद करो जो मैंने अभी आपको बताया था, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। तो अगर कहीं पर थीटा नोटेशन हम लोग लिखते हैं, दैट मीन्स वो आपको बता रहा है कि इस प्रोग्राम में इतने नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जैक्टली लगेंगे। तो ये बेस्ट हो गया ये तो, लेकिन इसको बता पाना इतना आसान होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अगर प्रोग्राम में ये कह दें कि भाई मैक्सिमम टाइम इतना लगेगा या मैक्सिमम स्टेप्स इतने एग्जीक्यूट होंगे, तो ये बता पाना थोड़ा सा आसान रहेगा और ये हमारे लिए बेस्ट भी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग ओ से। और कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इतने होंगे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो वही बात है, देखो बिग ओ क्या करता है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने यहां पर आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम अपर बाउंड कितनी होगी। ठीक, और जो ओमेगा रहेगा ये लोअर बाउंड को बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, तो ये लोअर बाउंड को बताएगा कौन, ओमेगा। ये मैंने बताया था ना 8 लाख वाला एग्जाम्पल। और थीटा नोटेशन जो है ये प्रोवाइड बोथ लोअर एंड अपर बाउंड ऑन द फंक्शन, मतलब ऐसे कह लीजिएगा कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको देता है। करेक्ट बात। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गया वर्स्ट केस। अब आप ऐसे मत समझिएगा कि मैंने कहा कि ये वाला अच्छा होता है, अभी उस पर मत जाइएगा, अच्छा तो यही है, लेकिन ये मैक्सिमम, चूंकि ये मैक्सिमम टाइम लेता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्स्ट केस, और ये हमारा मिनिमम टाइम लेता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट केस, कि भाई मिनिमम टाइम इतना लेगा। और इसको रखते हैं हम लोग एवरेज केस की कैटेगरी में। अब आते हैं कि एग्जाम्पल के केस में मैंने आपसे कहा कि 15 लाख अगर कोई हमको बता दे कि 15 लाख रुपए लगेंगे, तो ये क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, भाई इससे ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं प्रोग्राम का सिनेरियो। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जब आएगा, तो अगर आपसे कहा जाए कि वो इतना टाइम लेगा, सपोज करो 10 मिली सेकेंड लेगा, और एक ने कहा कि भाई 5 मिली सेकेंड लेगा, और एक ने कहा कि 2 मिली सेकेंड लेगा। तो अगर उसने कहा कि एग्जैक्ट 2 मिली सेकेंड लेगा तो ये अच्छी बात है, ये पता चल जाए तो बहुत बिल्कुल अच्छी बात है भाई। बट इसको बता पाना इतना आसान होता नहीं है। क्यों? नंबर ऑफ इनपुट्स या प्रोग्राम की स्ट्रक्चर चेंज होने पर हमारी ये वैल्यू चेंज होती रहती है, तो थीटा नोटेशन को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट, अगर उसने कहा कि भाई प्रोग्राम जो है 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी ना, कि भाई मुझे सीपीयू को इतनी देर तक इस प्रोग्राम को रन कराना, इतनी देर में मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये वाला केस जो है हमें
बताना पड़ता है। अगर कोई ये कह दे कि ये प्रोग्राम मिनिमम 5 मिनट तो लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले लेगा, तो ये हमारे किसी काम का होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोग्राम रन कराया और उस प्रोग्राम की डेफिनेशन ऐसे दी जा रही है कि 5 मिनट समय तो लेगा ही, और ज्यादा कितना ले सकता है भाई पता नहीं, तो कब तक हम वेट करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए? तो ये हमारे किसी काम का होता नहीं। अब देखो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए में हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि भाई थीटा में उसका नोटेशन दिया जाए। बट थीटा हर प्रोग्राम के लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता है, एग्जैक्ट बता पाना हर प्रोग्राम के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिग ओ का यूज करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर भी बोल देते हैं शॉर्ट में, कि ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ n, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हम लोग हर प्रोग्राम के लिए बता देते हैं भाई कि ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लेगा, आप इतना टाइम तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ओमेगा पे आते हैं। तो ओमेगा जब हम लिखते हैं तो ये हमारे जनरली किसी काम का होता भी नहीं है, और इसको प्रैक्टिकली इतना कंसीडर भी नहीं करते हैं। भाई आपने कहा कि एक प्रोग्राम 2 मिली सेकेंड पे रन करेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक रन करेगा पता नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, कब तक वेट करेंगे? कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस क्या है। मैं एक बार रिवाइज करता हूं। बिग ओ नोटेशन हमारा वर्स्ट केस के लिए है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम को बताता है और ये अपर बाउंड को प्रोवाइड कराता है। ओमेगा लोअर बाउंड को बताता है, मिनिमम टाइम, बेस्ट केस के लिए यूज होता है। थीटा लोअर और अपर बाउंड दोनों के साथ में यूज होता है एवरेज केस में। तो इस एग्जांपल से आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट अगर आपको पता चल जाएगा तो वो वेल एंड गुड, तो उसको थीटा नोटेशन बताते हैं। बट ये बता पाना आसान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर इस नोटेशन को बताने की कोशिश करते हैं बिग ओ नोटेशन पे, कि भाई ये प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूशन में ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लेगा, इसके बाद आपको आउटपुट मिल ही जाएगा। तो हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो ओमेगा नोटेशन वाला है, इसमें हम लोग ये बताते हैं कि कम से कम इतना टाइम लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा पता नहीं, तो इससे हमारा कोई पर्पज हल होता नहीं है। इसलिए इसको हम लोग लिखते तो हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग इस पे कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, वो हमारे लिए किसी काम का भी नहीं होता है। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये हमारी मैथमेटिकल टर्म में लिखी जाती है। तो किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन fn को, अभी इस वीडियो में आप केवल इनकी डेफिनेशन समझिएगा, फिर इनकी न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी fn अगर हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो 0 से बड़ा है और इस gn से छोटा होना चाहिए, तो यहां पे देखो हमने क्या किया, ये अपर बाउंड बता दी। किसके लिए? इस fn के लिए, विद सम कांस्टेंट वैल्यू c एंड n। n जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू n 0 होगा, c जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को एक कांस्टेंट के साथ हम लोग gn में रिप्रेजेंट अगर कर देते हैं, और जो इससे बड़ा होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऑर्डर ऑफ gn। मतलब ये fn जो है हमेशा इस अपर बाउंड से या इस मैक्सिमम टाइम से लेस ही रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ gn को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा में हम लोग क्या बताते थे, लोअर बाउंड। तो ये देखिए, ये जो हमारा fn है एट एवरी कंडीशन इस cgn से छोटा ही रहेगा, सॉरी इससे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग लोअर बाउंड बताते हैं ना, तो cgn से बड़ा होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे फिर ओमेगा ऑफ gn। अगर इससे fn बड़ा रहेगा तो हम लिखते हैं ओमेगा ऑफ gn, अगर fn इससे छोटा रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ gn या ओमेगा, सॉरी बिग ओ ऑफ gn। अब थीटा नोटेशन क्या कहता है? थीटा नोटेशन एग्जैक्ट बताता है कि ये जो fn है ये एक कांस्टेंट c1 इंटू gn से तो बड़ा होगा। अगर c1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, c1 और c2 दोनों की वैल्यू 0 रहेगी, हम c1 की c2 अपनी तरफ से सेट करेंगे। अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, अभी डेफिनेशन समझ लीजिए। और c2 इंटू gn से छोटा रहेगा, मतलब इससे तो fn बड़ा रहेगा और इससे और हमारा जो है वो ये छोटा रहेगा, विद सम कांस्टेंट वैल्यू c1 एंड c2। तो हम लोग लिखते हैं क्या, थीटा ऑफ gn। इस fn को ही रिप्रेजेंट करते हैं थीटा ऑफ gn के फॉर्म में। तो fn को ऑर्डर ऑफ gn कब लिखेंगे, जब c इंटू gn की वैल्यू fn से बड़ी रहेगी, या ऐसे कह लीजिएगा कि fn इज ऑलवेज लेस देन c इंटू gn। जब fn ऑलवेज इससे बड़ा रहेगा, इस gn फंक्शन से अगर बड़ा रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ gn। और अगर fn वैल्यू c1 इंटू gn से बड़ी है और c2 इंटू gn से छोटी है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा ऑफ gn से।
ये देखो वही फिगर मैंने रिप्रेजेंट किया है। बिग ओ या ऑर्डर के लिए Fn हमेशा छोटा रहेगा C इंटू GN से। ठीक, हो सकता है कि कुछ टर्म तक वो Fn बड़ा चले, बट इन लॉन्ग टर्म हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1000 1 लाख इस तरीके से। तो ये देखो N0 की इस वैल्यू के बाद FCGN हमेशा बढ़ा रहा है, तो ये अपर बाउंड को बता रहा है। और यहां पर देखिए जब ओमेगा ऑफ GN लिखेंगे तो Fn हमारा बढ़ा रहा है और CGN हमेशा छोटा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये CGN जो है हमारा ये अपर बाउंड को बता रहा है, ये CGN लोअर बाउंड को बता रहा है फ्रॉम n इज ग्रेटर देन N0 यहां से। और यहां पर देखिए ये Fn जो है C1 इंटू GN और C2 इंटू GN के बीच में है, C1 इंटू GN से बड़ा और C2 इंटू GN से छोटा, तो ये Fn हमारा इन बिटवीन है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए हम लोग 3 नोटेशन का यूज करते हैं, ओमेगा, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूं कि कोई भी प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सिटी 2 टर्म में होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस इतना बड़ा इशू नहीं है, तो जनरली हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हैं। प्रोग्राम में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड के टर्म में नहीं बताते हैं, क्यों? हार्डवेयर बदलने पे टाइम हमारा बदल जाता है कि कितना टाइम लेगा। अगर i3 है तो ज्यादा टाइम लेगा, i5 है तो कम टाइम लेगा, 1 GB रैम है तो ज्यादा टाइम लेगा, 4 GB रैम है तो कम टाइम लेगा। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स पे आ गए। और स्टेप्स में भी एक प्रॉब्लम आई, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं तो उस पर हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको सर्च करने का एक प्रॉब्लम बताई, तो नंबर ऑफ स्टेप्स या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बदलने से स्टेप्स बदल जाते हैं। तो हमने फिर उसको क्या किया, 3 केस में डिवाइड किया, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। केस ये कैसे बताते हैं मैंने इस एग्जांपल के साथ आपको बताया प्रॉपर, कि मैक्सिमम वैल्यू बता देगा तो क्या रहेगा, एग्जैक्ट बताएगा तो कैसे, और कम से कम वैल्यू बताएगा तो। इससे मैंने रिप्रेजेंट करते हुए आपको बिग ओ, ओमेगा और थीटा तीनों को समझा दिया कि ये वर्स्ट केस के लिए ये अपर बाउंड देता है तो ये वर्स्ट केस है, ये बेस्ट केस में होता है, ये लोअर बाउंड है, ये थीटा, ये एवरेज केस में है। बट इन जनरल सिनेरियो हम लोग थीटा को बताने की कोशिश करते हैं, बट थीटा बताना आसान नहीं होता है, तो हम किसी प्रोग्राम के लिए क्या करते हैं, बिग ओ नोटेशन बता देते हैं कि भाई ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा इतनी देर तक एग्जीक्यूट होगा, इतनी देर के बाद आपको आउटपुट मिल ही जाएगा। ओमेगा नोटेशन हमारे किसी काम का भी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज करो ये प्रोग्राम हमारा कम से कम 3 सेकंड लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा पता नहीं, तो उसका हमारे लिए कहना कोई भी हमारी एनालिसिस किसी काम में नहीं आने वाली। तो बट इसमें रिप्रेजेंटेशन कई बार दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी एक केस है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्मॉल ओमेगा और स्मॉल ओ क्या कहता है। स्मॉल ओ जो होता है, बिग ओ क्या दे रहा था, अपर बाउंड, तो ये हमारा देता है लूज अपर बाउंड को, और ओमेगा नोटेशन क्या देता है, लूज लोअर बाउंड को। इसको ध्यान से देख लीजिए ये क्या कहता है। बिग ओ में मैंने एक कंडीशन लगाई थी, देखिए Fn की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू CGN, मतलब इससे लेस भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। यहां पर वो इक्वलिटी वाली कंडीशन हटा दीजिए कि भाई बिल्कुल लेस ही होना चाहिए, वही आप कंडीशन बताइए, उसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस ही कम ही रहे। और यहां पर ओमेगा में मैंने यहां पर क्या लिखा था कि CGN लेस देन इक्वल टू Fn। तो यहां पर भी जो ये इक्वलिटी वाली कंडीशन थी, वो इक्वलिटी वाली कंडीशन यहां हटा दी जाती है। यहां पर सीधा यही कहा जाता है कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोअर वैल्यू बताइए, यहाँ पे आप एग्जैक्ट अपर वैल्यू बताइए, इक्वल वैल्यू को मत बताइए। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन यहाँ पे चेंज होती है। तो जो स्मॉल ओ होता है और स्मॉल ओमेगा नोटेशन जो होता है, इसमें इक्वलिटी वाली कंडीशन नहीं होती है, ये एग्जैक्टली लेस देन या एग्जैक्टली ग्रेटर देन वाले केस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कहानी थी हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। अब थोड़ा इस फिगर को और देख लीजिए, ये देखिए सभी बिग ओ लिखा हुआ है ना, सभी में ये बिग ओ रिप्रेजेंटेशन है। बिग ओ का मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है इतने इंस्ट्रक्शंस में, इतने स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कम टाइम लेता है, कौन सा ज्यादा लेता है। देखिए ऑर्डर ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टेप में एग्जीक्यूट हो जाएगा मैक्सिमम। ये लिखा है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इसका मतलब ये है कि लॉग एन स्टेप्स में मैक्सिमम ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन स्टेप में एग्जीक्यूट हो जाएगा। एन लॉग एन का मतलब
मैक्सिमम ये n log n स्टेप्स करेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये n टू द पावर c एक कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा n स्क्वायर या n क्यूब। तो मैक्सिमम ये n स्क्वायर स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा या मैक्सिमम n क्यूब स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ये c टू द पावर n है, c एक कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए 2 टू द पावर n या 3 टू द पावर n, मैक्सिमम इतना टाइम लेगा। ये ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम ये आपका फैक्टोरियल n स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये आपका इस तरीके से बता रहा है कि ये सबसे कम स्टेप्स लेता है, ऑर्डर ऑफ 1, फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ log n, फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ n, फिर ऑर्डर ऑफ n log n, फिर जो इस तरीके के ऑर्डर लिखे जाते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर n क्यूब, फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n। तो ये बेस्ट होता है, फिर इससे कम बेस्ट ये, इससे कम बेस्ट ये, इससे कम बेस्ट ये, इससे कम बेस्ट ये, है ना। इस तरीके से ये उसी सीक्वेंस में ग्राफ बने हुए हैं आपके, तो इस ग्राफ से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये फिगर मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम आगे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जब हम निकालेंगे तो कौन सी बेस्ट होती है, कंपैरिजन आपको करना होगा n log n बेस्ट होगा या n बेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कौन सा बेस्ट होगा, n बेस्ट होगा। अगर एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और एक प्रोग्राम की आती है ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, तो कौन सा बेस्ट होगा, n स्क्वायर वाला बेस्ट होगा इनके कंपैरिजन में, है ना। तो उसी ऑर्डर में ये फिगर बना हुआ है। तो इन शॉर्ट मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिया कि बिग O, ओमेगा और थीटा ये नोटेशंस किस लिए यूज होते हैं, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो मैंने अभी ये नाम लिए कि FN है या CGN है, ये क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको न्यूमेरिकल के साथ में नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन लेंगे। जो थ्योरेटिकल पोर्शन था एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का वो इसी वीडियो में कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।